असद के राज में सीरिया में सिर्फ केमिकल हथियार ही नहीं बल्कि टॉर्चर कैंप्स भी चलते थे। टूनेशिया के देश में एक ऐसी घटना होती है जो पूरे मिडिल ईस्ट के रीजन को हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। इसका नतीजा ये होता है कि पूरा का पूरा ये सीरिया का देश एक बेहद खौफनाक वॉर जोन बन जाता है। कई सारी सरकारें पलट जाती है, कई सारे तानाशाहों का सिंहासन उलट जाता है। हालत ये हो गई थी कि डेरा के शहर में टैंक्स भेजे जाते हैं असद के द्वारा। फ्यूनरल्स पर भी बैन लगा दिया जाता है क्योंकि वहां से प्रोटेस्ट बढ़ रहे थे और ये बशार अल असद की एक बहुत बड़ी बेवकूफी साबित होती है। आर्मी के अंदर ही रेबेलियन होना शुरू हो गया था, इसलिए सीरियन आर्मी अपने खुद के सोल्जर्स को गोली मारने लग गई और यहीं से ही शुरुआत होती है दोस्तों सीरिया में सिविल वॉर की। नमस्कार दोस्तों, 8 दिसंबर 2024 63 साल के राइटर बशार बारहूम सीरिया में अपने प्रिजन सेल में सुबह सुबह सोकर उठते हैं। ये पिछले 7 महीने से इस जेल में बंद थे और आज इनकी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला था। आज इन्हें फांसी पर चढ़ाया जाना था। असल में बात क्या है, वैसे तो बशार बारहूम सीरिया के डिक्टेटर बशार अल असद के सपोर्टर रहे थे, लेकिन कुछ टाइम पहले उन्होंने एक टेलीविजन इंटरव्यू दे दिया था जिसमें उन्होंने ईरान को क्रिटिसाइज कर दिया था। उन्होंने ईरान के देश पर सीरियंस को एक्सप्लॉइट करने का आरोप लगाया और बस इसी बात पर उन्हें जेल में डाल दिया गया था। 8 दिसंबर की सुबह को वो अपनी जिंदगी के आखिरी मिनट गिन रहे थे। उन्हें पता था कि कुछ ही देर में दरवाजा खुलेगा और सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हें लेने आएंगी एग्जीक्यूशन के लिए। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है इन्हें दिखता है कि ये सीरिया की सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं है, बल्कि ये तो असद के खिलाफ लड़ रही ऑपोजिशन के रेबल्स हैं। ये इन्हें मारने नहीं, ये इन्हें जेल से छुड़ाने आए हैं। इन्हें बताया जाता है कि सीरिया में असद का राज अब खत्म हो चुका है और अब ये पूरा देश ऑपोजिशन फोर्सेस के कंट्रोल में आ गया है। इस खुशखबरी की हड़बड़ में बारहूम जेल में अपना सेलफोन और अपना सामान भी नहीं ढूंढ पाते। वो सीधा दौड़ कर जाते हैं अपने घर और अपनी पत्नी और बेटियों को बताते हैं कि वो जिंदा है। इनकी किस्मत सही मायनों में हैरान कर देने वाली है। एक सरकार के गिरने की वजह से बशार बारहूम को लिटरली एक नई जिंदगी मिल गई। लेकिन पता है क्या दोस्तों, बशार बारहूम अकेले नहीं थे। इस दिन कई सारे और लोगों को मारा जाना था। सीरिया में ही सईद नया जेल में एक बच्चे को भी मारा जाना था जिसे बचा लिया गया। आज के वीडियो में आइए जानते हैं कहानी बशार अल असद की, सीरिया के वो डिक्टेटर जिन्हें एक समय पर आईसिस भी नहीं हरा पाई थी, लेकिन आज के दिन इनकी डिक्टेटरशिप 2 हफ्तों के अंदर अंदर ताश के पत्तों की तरह ढह गई। आखिर ये कैसे हुआ और अब सीरिया का क्या होने वाला है, ये है कहानी सीरिया की सिविल वॉर की। सन 1918 से पहले सीरिया का यह देश ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। नक्शे पर देखिए आज के दिन के सीरिया के बॉर्डर्स कहां पर लाया करते हैं। इसके ईस्ट में मौजूद है इराक, साउथ में जॉर्डन और इजराइल, वेस्ट में लेबनान का देश और नॉर्थ में आता है टर्की। वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन एम्पायर को हराने के बाद जो यूरोपियन देश इस वॉर को जीते थे वो इस पूरे रीजन पर कब्जा कर लेते हैं और इन इलाकों को आपस में बांट लेते हैं। सीरिया का ये रीजन फ्रांस के हिस्से में आता है, तो 1918 से लेकर 1946 तक यहाँ फ्रांस का राज चलता है और यहाँ के लोग उसके खिलाफ रिवोल्ट करते हैं। कई लड़ाइयां होती हैं जिसके बाद जाकर साल 1946 में सीरिया को आजादी मिलती है फ्रांस से। लेकिन आजाद होते ही समस्याएं शुरू हो जाती हैं। सीरिया में अलग अलग धर्मों और सेक्ट्स में मानने वाले लोग रहते हैं। रिलीजियस डेमोग्राफिक्स पर एक नजर डालो। 2014 के डेटा के अनुसार यहाँ पर 74% लोग सुन्नी इस्लाम में मानते हैं, करीब 16% शिया इस्लाम में मानते हैं और 10% के आसपास क्रिश्चियंस हैं। इन 16% शिया मुस्लिम्स में से ज्यादातर लोग, करीब 12% एलेवाइट्स हैं। अब एलेवाइट्स एक और रिलीजियस सेक्ट है। कुछ लोग मानते हैं कि ये शिया इस्लाम से कंप्लीटली अलग है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि ये शिया इस्लाम का ही एक सब सेक्ट है। ये तो हुआ रिलीजियस कॉम्पोजिशन, लेकिन इसके अलावा एथनिसिटी के बेसिस पर भी 2 मेन ग्रुप्स हैं सीरिया में, अरब्स और कर्डिश लोग। अरब्स करीब 70-80% हैं और कर्ड्स, जिन्हें हिंदी में कुर्द लोग कहा जाएगा, ये करीब 10% के अराउंड है। जब सीरिया आजाद होता है तो पावर सुन्नी अरब्स के बड़े जमींदारों के हाथों में आ जाती है और ये बाकी लोगों को पावर में हिस्सा नहीं देते। इसी वक्त एक अरब नेशनलिस्ट बाथ पॉलिटिकल पार्टी